गांव और शहर की सास बहू। प्रिया और रिया दोनों चचेरी बहनें थीं, लेकिन बचपन से ही उनके बीच बहनों से ज्यादा अच्छी दोस्तों जैसा रिश्ता था। वो दोनों ही एक छोटे से कस्बे में रहती थी। रिया, देख, आज मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। लड्डू? वाह, मुझे लड्डू बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसीलिए तो लेकर आई हूँ। ले, खाकर बता कि कैसे बने हैं। एकदम लाजवाब। यार, तू इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना कैसे लेती है? मेरा मतलब, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है, क्योंकि मुझे इस सब में इंटरेस्ट है और तुझे तो इस सब के लिए टाइम ही नहीं है। सही कहा यार, मुझे तो बस इस पढ़ाई ने ही घेर रखा है। खैर, ये सब छोड़, अब आज तू आ गई है तो तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगी। आज तू यही मेरे साथ डिनर करेगी। अच्छा, ठीक है। वो दोनों बहनें होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल पक्की दोस्तों की तरह पेश आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते रिया और प्रिया की शादी हो गई। प्रिया की शादी एक गांव में हुई थी, तो वहीं रिया एक शहर के परिवार की बहू बनी थी। अरे वाह, आज तो सुबह से ही मेरा घर चमक रहा है, लेकिन प्रिया बहू, अभी भी एक कमी है। क्या माँ जी, मुझे बताइए। हम हर महीने अपने आंगन को मिट्टी से लीपते हैं। ऐसा करने से घर की सुंदरता बनी रहती है। आजा बहू, आज मैं तुझे भी आंगन को लीपना सिखाती हूँ। जी माँ। एक तरफ प्रिया पूरे मन से गांव के तौर तरीकों को सीख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, मम्मी जी, मैं घर आ गई। बहू, आज इतनी जल्दी कैसे? माँ, वो आज काम कम था, बस इसीलिए बॉस ने मेरी जल्दी छुट्टी कर दी। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं शार लेकर आती हूँ। ठीक है, आराम से, तू अपनी थकान को उतार करा। रिया अपनी जॉब से आकर शार लेने चली गई। एक तरफ जहां गांव की सास बहू की जिंदगी घर में ही कट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू को घर में अपने परिवार के साथ बैठने की भी फुर्सत नहीं थी। रिया ने लगभग 1 घंटे शार लिया और फिर उसके बाद वो अपना मोबाइल लेकर अपने बेड पर लेट गई। रिया, रिया। यस सासू मॉम। आजा, आज तू जल्दी ही आ गई है तो हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। रिया थोड़ी कंफ्यूज सी नीचे गई। सासू मॉम, क्या खाना आपने बनाया है? अरे नहीं नहीं, मेरे पास ये कुकिंग वगैरह के लिए टाइम ही कहाँ है। मैंने देख रेस्टोरेंट से क्या मंगवाया है। अरे वाह, वीगन सुशी, आई रियली लाइक इट। आई नो। चल, अब इससे पहले इसका टेस्ट खराब हो, हमें इसे खा लेना चाहिए। लेकिन 1 मिनट, अब क्या हुआ? खाने के साथ जब तक सॉफ्ट ड्रिंक ना हो मजा नहीं आता है। ये तो तूने बिल्कुल सच कहा। बस आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक निकाल कर लाती हूँ। रिया फ्रिज से ड्रिंक ले आई और दोनों सास बहू ने मिलकर बड़े ही मजे से अपने खाने को एंजॉय किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक बहन तो गांव में हर वक्त पूजा पाठ और अपने परिवार की सेवा में ही लगी रहती थी, तो वहीं दूसरी बहन को अपनी नौकरी और बाहर के कामों के आगे अपने परिवार को समय देने का टाइम ही नहीं था। रिया, मेरी घड़ी तुमने कहीं देखी है? नहीं रवि जी, मैंने नहीं देखी। प्लीज मुझे ढूंढ कर मेरी घड़ी दे दो, आज बहुत जरूरी मीटिंग है। रवि जी, माफ करना, लेकिन मैं भी जल्दी में हूँ। अगर मैं अभी के अभी घर से नहीं निकली तो भी काम के लिए ना लेट हो जाऊंगी। आप प्लीज खुद ही घड़ी को ढूंढ लीजिए, और ना मिले तो बिना घड़ी के ही चले जाना। रिया ऐसी बोलती हुई जल्दी में अपने काम पर निकल गई। तो वहीं दूसरी ओर, अरे वाह प्रिया, ये पराठे तो लाजवाब है। लाजवाब है तो लीजिए और खाइए। अरे नहीं नहीं, अब रहने दो, काफी देर से मैं बस खा ही जा रहा हूँ। तुम्हें कोई और काम भी तो होगा। आपसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए क्या हो सकता है? आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप शाम तक भी मुझे ये बनाने को बोलोगे तो मैं तब भी कोई शिकायत नहीं करूंगी। प्रिया की बात सुनकर गोपाल उसे देखकर मुस्कुराने लगा। प्रिया अपने पति और ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही दोनों तरफ का सिलसिला जारी था कि एक दिन, हेलो प्रिया। हाँ रिया, तू? हाँ यार, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तेरा ही कोई अता पता नहीं है। हाँ मैडम, अब ज्यादा शिकायत मत कर। और मेरी बात सुन, कल मेरा बर्थडे है और इसी खुशी में मेरे ससुराल वाले एक बर्थडे पार्टी रख रहे हैं। तू भी जरूर आना, और वो भी विद फैमिली। अच्छा, बधाई हो, मैं जरूर आऊंगी, और इसी बहाने तेरे शहरी ससुराल वालों से भी मिल लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरा इंतजार करूंगी। और हाँ, अब आ ही रही है तो कुछ दिनों के लिए रुकने के हिसाब से आना, मैं तुझे एक दिन में नहीं लौटने दूंगी। रिया और प्रिया ने आपस में काफी देर बात की। बात करने के बाद प्रिया रिया की बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारियां करने लगी।
उसने अपनी सास और पति को भी इस बारे में बताया और अगली ही सुबह वो सभी शहर की तरफ निकल गए। किसी तरह सफर करते हुए पूरा गांव का परिवार शहरी रिया के घर पहुंच गया। तू आ गई, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मैं भी बहुत खुश हूँ, और हाँ, एक चीज तो भूल ही गई, हैप्पी बर्थडे। प्रिया ने रिया को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर गांव की घर में ही बनी हुई कुकीज दी। रिया को उसका तोहफा बहुत पसंद आया और फिर उसने शहरी तरीके से उनकी खातिरदारी की। रिया, मेरी सासू माँ ऐसे ड्रिंक वगैरह नहीं लेती, इनके लिए तो तू चाय ले आ। रियली, आप ड्रिंक्स लेती ही नहीं हो? गांव के लोग आज भी हम शहरी लोगों से बहुत अलग हैं, बट मैं बोथ कल्चर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। सभी ने बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी की और फिर शाम को सभी ने मिलकर रिया का बर्थडे मनाया। बर्थडे पार्टी में बहुत तरह का बाहर का खाना और एक बहुत बड़ा केक था। शहर के लोगों के लिए तो ये सब आम था, लेकिन गांव के लोगों को ये सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बहू, बस ये दावत पूरी हो जाए, उसके बाद घर चलना। यहाँ इस एसी की हवा और इतने सारे लोगों के बीच मुझे घबराहट हो रही है, और ऊपर से सुबह से कुछ किया भी नहीं है तो हड्डियां भी जाम सी हो गई हैं। लेकिन माँ, रिया, बात को समझो, मेरा भी यहाँ अब मन नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है। प्रिया अपने ससुराल वालों की बात समझ गई। पार्टी खत्म होने के बाद प्रिया रिया से बोली, अच्छा बर्थडे गर्ल, अब मैं भी चलती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, वो माँ को यहाँ एसी वगैरह की वजह से थोड़ी परेशानी सी हो रही है और घर में काम भी बहुत पड़ा हुआ है, तो मेरा जाना ही ठीक होगा। लेकिन तूने मुझे प्रॉमिस। मैं जानती हूँ तुझे बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम दोनों की ही जिंदगी और तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं, और ये बात मैं बस एक दिन शहर में रहकर जान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बाहर निकलने वाली एक एक्टिव लड़की है, और अगर मैं यहाँ रही तो तुझे भी अपनी जॉब वगैरह देखने में परेशानी होगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन तू निराश मत होना, मैं तुझसे मिलने जल्दी ही आऊंगी। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तू सही बोल रही है। जा, तू आराम से अपने घर लौट जा। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर प्रिया वापस गांव आ गई। मेरे गांव में जो सुकून है वो कहीं नहीं। ला बहू, अपने हाथों से बनी रोटी दे। शहर में एक दिन बाहर का खाना खाकर तो मेरा पेट भी खराब सा हो गया। देती हूँ। प्रिया वापस अपनी रोज की ही जैसी जिंदगी में लग गई, और वहीं दूसरी ओर रिया की भी रोजाना एक सी ही दिनचर्या जारी थी। ये होता है एक गांव और एक शहर के परिवार में अंतर। किसी के पास बाहर जाने को समय नहीं तो किसी के पास घर में आने के लिए वक्त की कमी है। ये अंतर था गांव और शहर की सास बहू के बीच। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुजाता एक बहुत ज्यादा गरीब औरत थी। वहीं उसका बेटा और उसका पति दोनों खेतों में सब्जियां उगाने का काम करते थे। सब्जियां वह बाजार में बेच दिया करते थे, जिसके चलते उनके रोजमर्रा का खर्चा निकल जाया करता था। वहीं सुजाता की बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी और उसकी पढ़ाई के लिए भी खर्चा चाहिए होता था। अब गायत्री ने स्कूल पास कर लिया था और उसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, जिसके चलते उसकी फीस भरनी बाकी थी। वह अपनी माँ सुजाता और अपने पिता दामोदर के पास आकर कहती है, माँ, पिताजी, खुशखबरी की बात यह है कि मैं पास हो गई हूँ और मुझे बड़े कॉलेज में भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी फीस ज्यादा है। क्या आप मेरे कॉलेज की फीस भर दोगे? गायत्री की बात सुनकर सुजाता और दामोदर थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। बेटी, तू तो जानती है घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। ऊपर से खेती बाड़ी का काम भी ढंग से चल नहीं पा रहा। लेकिन बेटिया, तुम चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कॉलेज की फीस भर दें। गायत्री इस बात को सुनकर बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं पूरे दिन मेहनत करने के बाद रचना और सागर खेतों से वापस घर लौट आते हैं। राम दुलारी, लगता है आज तुझे भूसा नहीं दिया गया। रुक जा, मैं लेकर आती हूँ। रचना सुजाता की बहू थी और राम दुलारी उसकी प्यारी गाय। रचना उसका बहुत ध्यान रखती थी। वो एक बार को खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन राम दुलारी को हमेशा खाना दिया करती थी। ये ले राम दुलारी, जल्दी से खा ले। इतने में हाथ मुंह धोकर घर वालों के लिए मैं खाना बना दूं। उनकी गरीबी की बेबसी ये थी कि उनके घर में राशन भी नहीं था और केवल सरकार द्वारा दिए गए अनाज और चावलों से वह अपने घर का गुजारा कर रहे थे, और अभी खेती में भी काफी समय था। क्या करूं पिताजी, खेती बाड़ी सही से हो ही नहीं पा रही। आपको तो पता है ना, खेती बाड़ी करने के लिए बीज और खाद दोनों की मात्रा पूरी चाहिए होती है, लेकिन हम तो दोनों की मात्रा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
दामोदर और सुजाता ये सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी परेशानियां खत्म होने की वजह बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रचना अकेले ही खेतों पर काम करने चली जाती है, क्योंकि सागर शहर से कुछ सामान लेने गया होता है। आज तो सारा दिन बिना खाए पिए ही काम करना होगा। मेरी कोख में पल रहा ये बच्चा भी मुझे कह रहा होगा कि मैं कैसी माँ हूँ जो इसे एक वक्त का खाना भी नहीं दिला सकती। माफ करना मुन्ना, लेकिन एक दिन तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाऊंगी। रचना गर्भवती थी, जिसके बावजूद वह खेतों में काम कर ही रही थी, लेकिन तभी उसे खेतों के अंदर एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। ओहो, ये बच्ची कहाँ पर है जो रो रही है? रचना आवाज को सुनते हुए आवाज तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे खेतों में एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है। हे भगवान, हे ईश्वर, इस प्यारी सी नन्ही सी जान को यहाँ पर कौन छोड़ गया? लगता है भूख के मारे बिलख रही है। रचना उसे गोदी में उठा लेती है, उसे चुप करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन कर ही नहीं पाती। इसके बाद उसकी भूख को शांत करने के लिए वह अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह बच्ची रचना का दूध पीती है, वो अचानक से एक देवी के रूप में बदल जाती है। आज तुम्हारी वजह से मैं एक श्राप से मुक्त हो गई हूँ। मैंने एक ऋषि मुनि की तपस्या के बाद उसे पानी देने से मना कर दिया था, जिसके चलते उस ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दिया था कि मैं इसी प्रकार पानी और दूध के लिए तड़पते रहूंगी, लेकिन कोई मुझे नहीं पूछेगा। और जिस दिन मुझे किसी ने अपना दूध या पानी पिला दिया, उस दिन मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैंने किसी बहाने किसी की मदद तो की। तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह देवी खेतों के बीचों बीच घूमने लगती है। घूमने की वजह से उसके अंदर से अलग अलग प्रकार की किरणें निकलने लगती हैं, जो पूरे खेत में फैल जाती हैं। देखते ही देखते वो खेत सब्जियों से भरपूर भरा हुआ दिखाई पड़ता है। आज से ये खेत कोई मामूली खेत नहीं, बल्कि एक जादुई खेत है, जिस खेत के अंदर हर प्रकार की सब्जियां उगेंगी। और हाँ, इस खेत की सब्जियां कभी खत्म नहीं होंगी। तुम जितना चाहे इसका लाभ उठा सकती हो। ऐसा कहने के बाद देवी वहां से गायब हो जाती हैं। इसके बाद भरे पूरे खेत को देखकर रचना बहुत खुश होती है। वो इस खेत की अलग अलग प्रकार की सब्जियों को एक टोकरी में तोड़कर रखने लगती है। जहां से भी वह सब्जियां तोड़ती, वहीं पर वही सब्जियां वापस उगाती। जैसे गोभी तोड़ने पर गोभी दोबारा हो जाती, बैंगन तोड़ने पर बैंगन हो जाते, वहीं टमाटर तोड़ने पर टमाटर उग जाता। ये देख रचना बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सब्जियां लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अरे बहू, इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई है तू? ये तो बहुत ही हरी भरी सब्जियां हैं। रचना बहुत खुश होकर अपने पूरे परिवार को देवी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता। रचना सभी को अपने साथ खेत पर ले आती है। हर प्रकार की सब्जियों से भरपूर खेत को देखकर दामोदर, सागर, सुजाता, गायत्री और रचना के बेटे राजू की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो एक जादुई खेत है। ये तो किसी सपने से कम नहीं। गायत्री की नजर रसीले टमाटर के ऊपर पड़ती है। जैसे ही गायत्री एक टमाटर तोड़ती, वहां अचानक से दूसरा टमाटर उग जाता। देखा आप लोगों ने, जहां से भी कोई सब्जी तोड़ो, वहां सब्जी दोबारा से उग जाती है। ये मामूली खेत नहीं, बल्कि जादुई खेत हो गया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये तो हमारी बहू रचना की अच्छाई का फल है, जो हम सभी को मिला है। अब तो हम सभी की किस्मत खुल जाएगी। दादी, क्या मैं इस गाजर को तोड़कर खा सकता हूँ? ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है। राजू के कहने पर सागर उसे गाजर तोड़कर देता है। राजू उस गाजर को बहुत ही स्वाद से खाता है। अब उन गरीब परिवार के पास अपना खुद का एक जादुई खेत होता है, जिसकी सब्जियां तोड़कर वह अपने गांव के बाजार और शहर में बेचना शुरू कर देते हैं। जहां तो वह दिन में अपने गुजरे लायक पैसा कमा लिया करते थे, अब वह हरी भरी सब्जियों से दिन का 10 गुना कमा लेते हैं। जब हफ्ते में मैं एक बार शहर में सब्जियां बेचने जाता था, तो मुश्किल से 200 रुपए या फिर 300 रुपए ही कमाया करता था। लेकिन आज देखो, आज मैंने उन सारी ताजी सब्जियों के ढेर सारा पैसा कमाया है।
इतना जितना हमने एक महीने में भी नहीं कमाया होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम अब हमारी परेशानी तो ठीक हो जाएगी। जादुई खेत की मदद से गायत्री को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। राजू का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो जाता है। सागर अपनी खुद की एक सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और वहीं रचना उसके साथ सुजाता दोनों मिलकर जादुई खेत का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। वो दोनों मिलकर खेतों से सब्जियां तोड़ते हैं तो वहीं दामोदर और सागर उन्हें बाजारों में बेच दिया करते थे। कितना गोल मटोल बैगन है, इसको देखकर तो इसका भरता बनाने का मन कर रहा है, इसको तोड़ लेती हूँ। सुजाता के बैगन तोड़ते ही वहाँ पर एक नया बैगन उग जाता है। सुजाता ये देखकर बहुत खुश होती है। जहाँ तो उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं था, अब उनके खेत में हर तरीके की सब्जियां थी जिनकी मदद से वो जो खाना चाहते वही बना लेते। इसी प्रकार अब वह जादुई खेत की मदद से हंसी खुशी अपने जीवन में जीने लगते।